जय माता दी। क्लास 8th की बुक सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपेंड का एक और चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द कॉमेट। द कॉमेट पार्ट 1 मतलब 9th चैप्टर है और द कॉमेट पार्ट 2 इसी को कंटिन्यू करते हुए है, वो 10th चैप्टर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमेट होता क्या है। तो कॉमेट के अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये बिल्कुल एक स्टार की तरह होता है जिसकी एक टेल होती है और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि धूमकेतु वगैरह का नाम सुना हुआ होता है, तो कॉमेट धूमकेतु होता है। इस चैप्टर में कॉमेट के बारे में ही हम बात करेंगे कि किस तरीके से अगर एक कॉमेट जो होता है अगर स्काई में नजर आता है और वो अर्थ की तरफ आ रहा है और अगर कॉलिजन उसमें हो जाए या तो अवॉइड कर दिया जाता है, तो बहुत सारी सिचुएशन हम इस चैप्टर में ऐसे पढ़ेंगे जिसमें कि अवॉइड करने के तरीके भी बताएंगे। लेकिन अगर अवॉइड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो अवॉइड नहीं होने से जिस प्लेनेट से टकराएगा, जैसे कि अर्थ से अगर टकराएगा तो उस पर लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से उसके बैड इम्पैक्ट भी होते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि साइंटिस्ट और जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो किस तरीके से इस सिचुएशन को 2 डिफरेंट वेज में हैंडल करते हैं, कैसे वो अपने अपने वेज में रिएक्ट करते हैं। और एट द एंड की कॉमेट के साथ में क्या होता है। तो ये बिल्कुल इस चैप्टर का नाम जो द कॉमेट है, इसमें पूरे चैप्टर में कॉमेट की ही बात होगी लेकिन काफी अच्छे तरीके से, और लास्ट में हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, शुरू करते हैं। Dattada, an amateur scientist, can't stay away from the keen-eyed दिव्य चक्षु for long. दत्तादा इसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, दत्तादा पे ही ये बेस्ड है। दत्तादा जो है ये एक अमेच्योर साइंटिस्ट है, मतलब नॉट प्रोफेशनल, और ये दिव्य चक्षु इनका टेलीस्कोप है जिनसे ज्यादा दूर नहीं रह सकते हैं। दिव्य हेल्प हिम अचीव हिज सीक्रेट एम्बिशन, मतलब जो दिव्य चक्षु हैं उसी को शॉर्ट में यहाँ पे दिव्या लिखा हुआ है। दिव्या जो है वो उसको हेल्प करती है उनके सीक्रेट एम्बिशन को कंप्लीट करने में। दत्ता दास वाइफ का नाम है इंद्रानी देवी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इंद्रानी देवी जो है वो दत्तादा की वाइफ है। विच ही हैडंट फाउंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज सर्च। तो वो ये विश करती हैं कि उन्हें अपने जो विश का जो मतलब जो वो चाहते हैं, वो जो ढूंढना चाहते हैं स्काई में टेलीस्कोप की हेल्प से, दिव्य चक्षु की हेल्प से, वो ये चाहती है उन्हें ना मिले। तो वो क्यों ऐसा चाहती हैं, और जब उन्हें मिलता है जो वो चाहते थे तो क्या होता है वो देखते हैं। इट वॉज ए मूनलेस नाइट इन दिसंबर। दिसंबर की रात थी, मूनलेस नाइट मतलब रात को चांद नहीं था। A burst of cool breeze from the window was enough to disturb the sleep of इंद्रानी देवी। और जो दिसंबर का महीना है तो ऑफ कोर्स ठंड तो होगी ही, और एक बर्स्ट ऑफ कूल ब्रीज मतलब कि एक ठंडी हवा का झोंका आता है विंडो से, वो इनफ होता है इंद्रानी देवी को जगाने के लिए। क्योंकि अगर आपको ठंड फील होगी तो ऑफ कोर्स ये बात है कि आप नींद से उठ जाओगे। हाफ अवेक शी स्लेप्ट सॉरी सी फेल फॉर द एडजॉइनिंग पिलो ऑल्दो शी न्यू द आंसर दत्ता वॉज नॉट देयर। तो वो मतलब हाफ अवेक का मतलब होता है कि आधा जगह हुआ सा जो इंसान होता है, कि एकदम से जो वो डिस्टर्ब हुई कूल ब्रीज से, ठंडी हवा के झोंके से, तो वो एकदम से हाफ अवेक है ना, वो अपने साइड वाले पिल्लो से के उधर देखती है कि दत्तादा कहाँ है। वो वैसे तो आंसर जानती थी, वो वैसे ही चेक कर रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि वो रात को कहाँ पे गायब हो जाते हैं। तो दत्तादा एज यूजुअल वहां पे नहीं थे। सो ही वॉज गोन टू होव नो विद द व्रज दिव्या। अब यहाँ पे क्या होता है कि शी गोज वो विद द होप नॉब का मतलब क्या होता है, हैव फ्रेंडली टॉक या स्पेंड टाइम टुगेदर। मतलब कि उन्हें ये पता था कि वो कहाँ पे गए हैं, वो दिव्या के पास गए हैं। तो हॉबनॉब मतलब उनसे उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे दिव्य चक्षु जो टेलीस्कोप है उसको एज ए पर्सन बताया हुआ है, जैसे कि दिव्या नाम का कोई और पर्सन है कोई। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको ये ऐसा वो समझ जाती हैं कि वो कहाँ पे गए हैं, कि उस दिव्या के पास गए हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के, क्योंकि वो मोस्टली ऐसा करते होंगे तो उन्हें पता था। और दिव्या को रिच्ड कहा है, मतलब कि विनिस्ट
कि मतलब ऐसे होता है ना कि थोड़ा सा आप किसी को बुरा कहते हो, तो यहाँ पे कोई दिव्य पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा ऐसा फील होता है, क्योंकि वो मोस्टली अपना जो टाइम होता है वो उनके टेलीस्कोप के थ्रू देखने में और इन सब में निकाल देते हैं रात को, क्योंकि उन्हें कोई चीज सर्च करनी है। एटलीस्ट ही माइट हैव बोदर टू क्लोज द डोर। और फिर वो कहती हैं एटलीस्ट उन्हें दरवाजा तो बंद करना ही चाहिए था। इवन एज शी मटर्ड हर कंप्लेंट्स, इंद्रानी देवी कुड नॉट एक्सप्रेस हर स्माइल, सॉरी रिप्रेस हर स्माइल। मतलब वो मटरिंग कर रही थी, मतलब ऐसे धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी कि हाँ मुझे पता है वो कहाँ गए होंगे, या फिर कम से कम दरवाजा तो बंद कर देना चाहिए था। लेकिन वो रिप्रेस रिप्रेस मतलब कि सप्रेस, दबाना, कि वो अपनी स्माइल को रोक नहीं पा रही थी, मतलब स्माइल भी करती जा रही थी, और उन्हें पता था कि उनके हस्बैंड की क्या हैबिट है। सी न्यू हाउ अटरली ऑब्वियस हर हस्बैंड वॉज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग, कि मतलब उसे सब कुछ पता होता है कि किस तरीके से वो जो नॉर्मली जो डे टू डे लाइफ की चीजें हैं उनको कैसे वो भूल जाते हैं। ऑब्लिवियस का मतलब होता है फॉरगेट, कि उसके हस्बैंड ऐसी चीजें भूल जाते हैं मोस्टली, कि जैसे दरवाजा वगैरह बंद करना, इस तरीके की चीजें। वो इनफैक्ट खुद का स्वेटर पहनना या इस ऐसी भी चीजें वो भूल जाते हैं। तो वो ऐसी डे टू डे लाइफ की चीजें वो भूल जाते हैं, वो ये जानती थी, इसलिए वो स्माइल कर रही थी। डिडेंट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कोल्ड, कि क्या उनको डॉक्टर ने नहीं कहा था कि उन्हें ठंड से स्पेशल प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि ठंड ना लग जाए। बट ही वुडंट रिमेंबर टू पुट ऑन ए स्वेटर इवन इफ इट, कि वो कह रही है लेकिन फिर भी वो स्वेटर पहनना ही भूल जाते हैं। इवन इफ वॉट वॉज लाइंग ऑन हिज बेड साइड चेयर, और तब भी भूल जाते हैं जबकि उनका स्वेटर जो है वो बेड की साइड वाली चेयर पे ही रखा रहता है। हाउ कुड ही वैन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम। और फिर वो क्या कहती हैं कि यहाँ पे मतलब दिव्या, जो दिव्या चक्षु है, वो टेलीस्कोप है, उसको एज ए पर्सन वो ऐसे बात कर रही हैं जैसे वो कोई एक पर्सन हो। कि वो क्या कह रही हैं कि हाँ वैसे भी वो याद कैसे रखेंगे, क्योंकि दिव्या ने उसके ऊपर जो जादू जो कर दिया है, कि मतलब हमेशा वो उन्हीं में एंगेज रहते हैं। शी पिक्ड अप द वाइट वुलन पुलोवर, wrapped herself in a shawl and made her way to the roof to break up his tete with दिव्या। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो क्या करती हैं कि अपना जो शॉल है वो खुद के चारों तरफ रैप करती हैं, और उनका जो वुलन पुलोवर है वो उठाती हैं, और फिर वो रूफ पे जाने के लिए, क्योंकि रूफ पे ऑफ कोर्स रूफ पे बैठ के ही आप स्टार्स को गेज कर सकते हो, स्काई में देख सकते हो टेलीस्कोप से, तो वो रूफ पे बैठे हुए होते हैं। तो वहां पर जाने के लिए वो चली जाती है, जो दिव्या से बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पिक में भी दिखा रखा है कि वो रूप पे बैठे हुए ये हैं दत्ता दा, और ये इनकी वाइफ है इंद्रानी देवी, और ये टेलीस्कोप से कुछ देख रहे हैं जिसका नाम दिव्या चक्षु है, और जिसको इंद्रानी देवी एज ए पर्सन या एज ए लेडी दिव्या कह के बुलाती हैं, मतलब इस तरीके से बोलती हैं। तो ये टैटे टैटे का मतलब क्या हुआ कि वो उनकी जो प्राइवेट मीटिंग है दिव्या के साथ में वो ब्रेक करने के लिए अब वो छत पे जा रही हैं, कि उनको पुल ओवर देने के लिए और उनकी बातचीत को बंद करवाने के लिए। प्राइवेट मीटिंग टैटे का मतलब, और टॉक बिटवीन टू पर्सन्स। ओके, सी फाउंड देम बोथ हडल्ड टुगेदर आई टू आई, और अब वो देखती है ऊपर जाकर कि वो दोनों एक दूसरे में आई टू आई कांटेक्ट में है, कि मतलब जैसा मैंने बताया कि वो एज ए पर्सन उसको वो बता रही है यहाँ पे इस चैप्टर में, कि आंखों से आंखें मिलाकर बैठे हुए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो छत पे उस टेलीस्कोप के थ्रू देख रहे थे। एटलीस्ट दत्ता दा वॉज लुकिंग इनटू दिव्याज आईज, कि हाँ अगर दिव्या भी नहीं देख रही थी लेकिन दत्ता दा तो देख रहे थे दिव्या की आंखों में। When Datta acquired his telescope, he was so thrilled that he called it दिव्य चक्षु। तो क्योंकि दत्ता दा अभी यहाँ पे बताया गया है ना वही चीज, कि वो जब उनको टेलीस्कोप मिला था ना, जब उन्होंने बॉट किया था, एक्वायर्ड का मतलब बॉट, कि उन्होंने जब वो खरीदा था उस टाइम पे वो इतने खुश हुए थे कि उन्होंने उसका नाम जो था वो दिव्या चक्षु रख लिया था। मतलब दिव्या चक्षु का यहाँ पे मीनिंग भी लिखा हुआ है डिवाइन आई, मतलब जिससे आप देख सकते हो। दिव्य चक्षु होता है ना कि जिससे आप कुछ भी देख सकते हो। टू इंद्रानी देवी द टेलीस्कोप वाज लाइक ए डेस्टिनिंग वुमेन हु हैज इंस्नेयर्ड हर हस्बैंड। तो उस उनके लिए क्या था कि दिव्य चक्षु किस तरीके से था कि जैसे एक औरत है और वो उनके हस्बैंड को छीन लिया हो उससे, इस तरीके से वो ट्रीट करते हैं। इसीलिए आपने अब तक की जो बात थी उससे लग रहा होगा कि वो दिव्या को इस तरीके से, जैसे कि वो कोई लेडी हो, इस तरीके से वो
बता रही हैं। सो शी जस्ट कॉल्ड इट दिव्या एंड द नेम स्टक, और इस तरीके से उनका नाम जो है वो दिव्या ही रख लिया उन्होंने। मतलब दिव्या चक्षु तो उसके हस्बैंड कहते थे, लेकिन वो उन्होंने उसका नाम दिव्या ही रख लिया, क्योंकि वो एज ए लेडी उन्हें मानती थी, जो कि उनके हस्बैंड को छीन लिया, क्योंकि उसके हस्बैंड जो थे वो मोस्टली दिव्या चक्षु से मोस्टली चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश किया करते थे और अपना टाइम स्पेंड किया करते थे टेलीस्कोप के साथ। टू दत्ता दादा टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम। और लेकिन दत्ता दा के लिए तो टेलीस्कोप बहुत कुछ था कि जो उनकी लाइफ टाइम का जो एम्बिशन है वो पूरा करेगा। एज एन एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर he had longed for enough money to buy a good telescope for enough spare time in which to observe the heaven। और वो जो हैं वो ऐसा चाहते थे कि वो एक प्रोफेशनल साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर नहीं थे, इसलिए उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया था, इतने पैसे और इतने टाइम का इंतज़ार किया था कि उन्हें इतना पैसा मिले और इतना इनफ टाइम मिले ताकि वो जो हेवन में जो चीज़ें उन्हें ऑब्जर्व कर सके। और वो उन्हें टाइम मिला भी कब? ही गॉट देम बोथ व्हेन ही रिटायर्ड विद एम्पल मनी। और मतलब अच्छे एक टेलीस्कोप को खरीदने के लिए पैसा, और फिर उस टेलीस्कोप के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो टाइम आ गया था जब उनका रिटायरमेंट हुआ था, क्योंकि रिटायरमेंट पे उन पे काफ़ी अच्छा प्रिटी अमाउंट मिला था उन्हें, उनसे वो उनके दोनों जो ड्रीम्स थे वो कंप्लीट हो गए। वो टेलीस्कोप भी ले सकते थे, साथ ही साथ में अब उनके पास फ्री टाइम भी था टेलीस्कोप से चीज़ों को देखने के लिए। द टेलीस्कोप वॉज ड्यूली इंस्टॉल्ड एंड लॉन्ग were the dark nights that दत्ता दा स्पेंड इन स्टार गेजिंग। और इस तरीके से जो टेलीस्कोप था वो इंस्टॉल कर लिया गया, और वहां से रात में दत्ता दा जो थे वो तारों को देखते थे। एटलीस्ट इंद्रानी देवी थॉट सो, और एटलीस्ट इंद्रानी देवी को तो यही लगता था कि वो दिन भर यही काम करते हैं बस। सो ये एक मेच्योर यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर हैं जो दत्तादा हैं, दैट मीन्स स्कॉलर ऑफ द साइंस ऑफ द सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सब के बारे में वो रीड करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कुछ ढूंढ रहे हैं टेलीस्कोप से, और यही सब चीजें वो रात को देखा करते थे। Here, put on this sweater, or do you want नवीन बाबू to order bed rest tomorrow? यहाँ पे क्या कह रही हैं इंद्रानी देवी, जो उनकी वाइफ हैं, वो आती हैं छत पे और उन्हें कहती हैं कि लो अब ये स्वेटर पहन लो, आप चाहते हो कि नवीन बाबू जो हैं वो तुम्हें कल बेड रेस्ट बोल दें। नवीन बाबू जो हैं वो उनके डॉक्टर हैं और इनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो उन्हें बेड रेस्ट कहेंगे, तो इसलिए वो कहती हैं कि क्या तुम चाहते हो वो तुम्हें कल बेड रेस्ट के लिए बोलें। Like every other amateur astronomer, Datta Da had a secret ambition that he would one day discover a new comet। और जैसे कि जो नए होते हैं एस्ट्रोनॉमर, जो ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होते हैं, उनका जैसे एम्बिशन होता है वैसे ही दत्ता दा का एक एम्बिशन था, एक सपना था उनका कि एक दिन वो एक नया कॉमेट जो है वो डिस्कवर कर लें। For comets can be new coming as they do from the remote corners of the solar system। और comets जो हैं वो आते ही रहते हैं क्योंकि सोलर सिस्टम में बहुत सारे होते हैं, और अगर आपने कोई देख लिया आपके अपने प्लेनेट के आसपास, मतलब अर्थ के आसपास, तो आप जो हैं वो उनके ऊपर फर्दर स्टडीज कर सकते हो। लाइक प्लेनेट कॉमेट्स ऑल्सो ऑर्बिट अराउंड द सन बट देयर ऑर्बिट्स आर हाईली इसेंट्रिक। लेकिन यहाँ पे जो है कि उनका जो ऑर्बिट होता है जो कॉमेट का, वो भी इसी तरीके से होता है कि सन के चारों तरफ ही चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनका जो पाथ होता है ना वो इसेंट्रिक होता है, कि मतलब अनयूजुअल होता है। मतलब आप बता नहीं सकते कि वो जैसे एक फिक्स पाथ में जैसे अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है सन के चारों तरफ, लेकिन कॉमेट का ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, इसलिए वो मतलब वैसे तो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कॉमेट्स के टेल भी होती है एक, और शाइन भी करते हैं लाइक स्टार्स, लेकिन उनका जो पाथ होता है वो यूजुअल पाथ नहीं होता है। सो वंस इन अ वाइल अ कॉमेट कम्स क्लोज टू द सन, इट हैज अ लॉन्गिश टेल दैट इज lit brightly by the sunlight, and then it recedes into darkness not to be seen again for years or for centuries। लेकिन उनको ये पता है कि जो कॉमेट्स हैं वो आते रहते हैं सन के आसपास में, और उनकी जो टेल है वो सन के जब पास में पहुंचते हैं तो काफी लंबी सी टेल बन जाती है, मतलब ब्राइटली जो सनलाइट के पास में आते हैं तो उनकी जो टेल होती है वो काफी लंबी दिखाई देती है।
फिर बाद में वो डार्कनेस में गायब हो जाते हैं, मतलब फिर काफी टाइम तक कॉमेट्स नहीं दिखते हैं, कुछ सालों तक, यहाँ तक कि सेंचुरीज तक भी नहीं दिखते हैं, लेकिन देखे जा सकते हैं, मतलब काफी काफी टाइम के बाद में आप कॉमेट देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे दत्ता दा जो है वो इसी वेट में है कि मुझे भी उन्हें कि एक नया कॉमेट नजर आए। व्हाट चांस डिड ही स्टैंड विद हिज 8 इंच दिव्या, लेकिन वो अब ऐसे सोच रहा है कि क्या मेरी 8 इंच की दिव्या से नजर आ सकता है, मतलब 8 इंच की जो दिव्य चक्षु उनका जो टेलीस्कोप है, कि वो तो इतना प्रोफेशनल, जितना तो अच्छा और इतना बड़ा टेलीस्कोप उनका नहीं है। डिडेंट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर हैज जायंटिक टेलीस्कोप्स। तो इस तरीके से जो प्रोफेशनल जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनके पास काफी बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं, इस तरीके का टेलीस्कोप तो उनके पास होता नहीं है, उनके पास तो 8 इंच का है वो दिव्य चक्षु। दत्ता वॉज ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन वो फिर भी काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, काफी आशावादी हैं, आशा रखते हैं। He knew that the professionals with their pre-assigned programs would be looking at faint stars and nebulous galaxies. लेकिन उन्हें ये पता है, क्यों है उन्हें ये आशा कि उन्हें ही कोई कॉमेट देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो प्रोफेशनल होते हैं ना, वो तो पहले से ही अपने प्रोग्राम्स वगैरह में जो उन्हें प्री असाइंड किए जाते हैं, जो उन्हें पहले से ही काम असाइंड होता है, वो उनमें ही बिजी रहते हैं। कुछ फेंट स्टार्स या फिर कुछ ऐसी गैलेक्सीज, इनको न्यूबुलस का मतलब होता है कि हेजी, मतलब काफी वो भी एकदम से नजर नहीं आती हैं, तो उनको सर्च करने में ही वो अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड कर देते हैं। जो फेंट चीजें हैं जो आपको क्लियरली नजर नहीं आ रही हैं, ऐसी स्टार्स और ऐसी गैलेक्सीज को वो गेज करने में ही अपना जो टाइम है वो स्पेंड करते हैं। तो होप कि कोई कॉमेट पे ध्यान नहीं देगा और वो सर्च कर सकते हैं इस दिव्य चक्षु से भी। They might miss such an insignificant thing as a comet which they were not expecting to see anyway. Indeed, amateur had often discovered new comets with the professional had missed. क्योंकि इसी वजह से क्या होता है कि जो होता है कि कॉमेट्स को वो नहीं देखते हैं और वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो देख लेंगे। कोई भी प्रोफेशनल जो हैं, प्रोफेशनल जो एस्ट्रोनॉमर हैं, उनके पास पहले से इतना काम होता है कि वो नहीं देखते हैं, इसलिए मोस्टली जो न्यू होते हैं एस्ट्रोनॉमर वही ऐसी चीजें डिस्कवर करते हैं। ओके, एंड इट लुक टू दत्ता दैट टू नाइट वॉज गोइंग टू बी द बिग नाइट, और ऐसा लग रहा है उनको, इतनी आशा रखते हैं वो खुद से की और अपने छोटे से टेलीस्कोप से, तो वो भी आज भी उनको ऐसे ही एक होप है कि आज उनको रात में कुछ मिलेगा, आज की जो बड़ी नाइट में वो कुछ ना कुछ देखने जा रहे हैं। फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार दत्ता हैड डिटेक्टेड ए फेंट स्ट्रेंजर, और ऐसे जो सेम ओल्ड स्टार जो होते हैं उनके बीच में दत्ता को एक हल्का सा नजर आने वाला, मतलब हेजी सा, फेंट सा एक स्ट्रेंजर नजर आया। ही री-एग्जामिन्स द चार्ट विद हिम, चेक्ड हिज दिव्या फॉर एनी स्मजेस ऑन द ऑप्टिक्स, डिड सम कैलकुलेशन ऑन हिज पॉकेट कैलकुलेटर इन टॉर्च, फॉर दो एब्सेंट माइंडेड अबाउट डेली चोर्स he was meticulous in his observations. अब यहाँ पे वो क्या करते हैं कि वो री एग्जामिन करते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि एक होता है ना कि उनको कैसे पता चलेगा कॉमेट है, तो कॉमेट देखने के लिए उनको ये भी तो होना चाहिए कि कॉमेट जो अदर स्टार्स हैं वो डेली यहाँ पे ये इस पोजीशन में मुझे ज्यादातर नजर आते हैं, आज मुझे जो फेंट जो स्टार नजर आ रहा है ये कुछ और है। तो वो वही करते हैं कि वो री एग्जामिन करते हैं, अपने चार्ट्स वगैरह निकालते हैं और उसमें चेक करते हैं कि भाई अदर टाइम पे मैंने कहीं कोई यहाँ पे ऐसा जो फेंट सा कोई स्ट्रेंजर देखा था या नहीं देखा था, तो वो चार्ट्स वगैरह में वो देखते हैं। उसके बाद में वो दिव्या का जो ऑप्टिक्स है उसको साफ करते हैं। स्मजेस का मतलब होता है स्पॉट्स और मार्क्स की, मतलब हो सकता है कि इसके लेंस पे ही कुछ स्पॉट आ गया हो या कोई मार्क वगैरह आ गया हो जिसकी वजह से मुझे ऐसा कुछ नजर आ रहा है, तो वो वापस से चेक करते हैं उसको। फिर अपने जो पॉकेट कैलकुलेटर, छोटा सा कैलकुलेटर निकालते हैं, उसमें कुछ कैलकुलेशंस करते हैं टॉर्च लाइट में। उनके जो डेली के काम होते हैं उनमें वो जरूर एब्सेंट माइंडेड होते हैं, लेकिन वो इन सब चीजों में ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशंस, इनमें काफी अच्छे हैं। मेटिकुलस मतलब केयरफुल और एग्जैक्ट हैं वो अपने कैलकुलेशंस में। यहाँ पे डेली के कामों में एब्सेंट माइंडेड क्यों कहा गया है कि जैसे कि वो अभी जब छत पे आए तो अपना स्वेटर भी नहीं पहन कर आए थे, तो ऐसी चीजें वो याद नहीं रखते हैं, ना डोर क्लोज करके आए थे। तो ये डेली के काम होते हैं, इनमें वो एब्सेंट माइंडेड जरूर रहते हैं, लेकिन जब वो
कैलकुलेशन की बात आती है, ऑब्जर्वेशंस की बात आती है, तो उनमें वो बहुत ज्यादा केयरफुल और एग्जैक्ट होते हैं। ओके, सो यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, यस देयर कैन बी नो मिस्टेक, वॉट ही वॉज लुकिंग एट हैड नॉट बीन देयर अर्लियर एंड इट डिड लुक लाइक अ न्यू कॉमेट। और उसके बाद में उसे ये पता चलता है कि अब उन्होंने कोई गलती नहीं की है, इन्होंने जो देख रहे थे वो उसी तरीके से वो नया कॉमेट ही है। Then the 2 days later, the Ananda Bazaar पत्रिका came out with the news। अब क्या होता है, 2 दिन बाद में जैसे दत्तादा जो हैं वो देखते हैं कि नहीं मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हुई है, ये कोई नया कॉमेट ही है। उसके 2 दिन बाद आनंदा बाजार पत्रिका में एक न्यूज छपती है। वो न्यूज क्या है, कैलकाटा मैन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट, कि कलकत्ता मैन ने एक नया कॉमेट डिस्कवर किया है। कलकत्ता मतलब नाउ कोलकाता। फ्रॉम आवर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट श्री मनोज दत्ता, a resident on the north outskirts of Kolkata, that means has claimed to have discovered a new comet. He has seen the comet on the last 2 nights and has informed the Indian Institute of Astrophysics IIA। ओके, सो यहाँ पर ये पूरी न्यूज छपती है कि श्री मनोज दत्ता, मतलब दत्ता दा का पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, श्री मनोज दत्ता ने, जो कि कलकत्ता के नॉर्थर्न आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, मतलब बाहर की साइड, थोड़ा सा कलकत्ता के बाहर के एरिया में, नॉर्दर्न साइड में, एंड उन्होंने एक नया कॉमेट डिस्कवर किया है। और वो जो कॉमेट है ऑन द लास्ट 2 नाइट्स, और उसके बाद में उन्होंने इन्फॉर्म किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स मतलब IIA को, उन्होंने इन्फॉर्म किया है एट बेंगलोर ऑफ इट्स वेयर अबाउट्स। और उसके बाद में उन्होंने जो IIA बेंगलोर को उनके वेयर अबाउट्स के बारे में बताया कि उन्होंने एग्जैक्टली कहाँ पे देखा है नया कॉमेट। द IIA runs a 90-inch telescope, the biggest in Asia, in Cavalur। अब क्या होता है कि जो IIA है उनकी इंफॉर्मेशन देने से ये तो है नहीं है कि वो चेक नहीं करेंगे, तो उन्होंने अपने 90 इंचेस का जो टेलीस्कोप वो लगाया। सोचो कि दत्तादा के पास 8 इंच का था, अब ये 90 इंच का है, मतलब उनसे काफी अच्छा और सबसे एशिया में का बिगेस्ट। एट कैवलूर में उन्होंने ये चीज चेक की। इफ इट कंफर्म्स दत्ताज फाइंडिंग, इट विल बी द हाई पॉइंट इन हिज लाइफ लॉन्ग कैरियर एज ए मैच्योर एस्ट्रोनॉमर, कि अगर ये कंफर्म कर देता है, अगर ऐसा होता है कि सच में वहां पर कोई कॉमेट है, तो ये दत्तादा की लाइफ के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि वो एक नए एस्ट्रोनॉमर है और उनकी लाइफ में ये एक अच्छा मतलब हाई पॉइंट होगा। दत्तादा, as he is affectionately called by his friends and admirers, estimates that the comet would be clearly visible to the naked eye in the next few months। और दत्तादा जो थे वो फ्रेंड्स और उनके जो भी एडमायरर्स थे, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि कुछ टाइम बाद में तो ये वैसे ही खुली आंखों से आप इसे देख सकते हो, कुछ महीनों के बाद में, क्योंकि वो और पास में आ जाएगा अर्थ के, तो आप आराम से उसे देख सकते हो विदाउट एनी टेलीस्कोप। नेक्ड आइज का मतलब विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। ओके, ही गिव्स ऑल क्रेडिट फॉर हिज डिस्कवरी टू हिज 8-inch टेलीस्कोप विच ही कॉल्स दिव्या। और उसने ये जो सारा क्रेडिट है वो अपने 8 इंच के टेलीस्कोप को दिया, जिसका नाम है दिव्या। ओके, ये हम पहले देख चुके हैं। Thereafter it took just 1 week for Comet Datta to be recognized as so named। और उसके बाद में ये जस्ट 1 वीक लगा था कि उस कॉमेट को दत्ता कहकर पुकारने लगे, कि उसका नाम ही मतलब जो उसको सर्च करता है, ये उसको डिस्कवर करता है कोई भी कॉमेट को, तो उसका नाम जो है कॉमेट का उसी के नाम पे हो जाता है। और इस कॉमेट का नाम हो गया कॉमेट दत्ता, क्योंकि इसे दत्ता दा ने डिस्कवर किया था, श्री मनोज दत्ता ने। For the IIA confirmed the findings and communicated it worldwide, and according to the accepted practice, the new comet was named after its discoverer। अब IIA ने इस चीज को कंफर्म किया कि हाँ वो एक कॉमेट है वहां पर, और उसके बाद में वर्ल्ड वाइड मतलब सब जगह बातचीत की और इस चीज को एक्सेप्ट किया, और नए कॉमेट का नाम उसके डिस्कवरर के नाम पे रखा गया। दिस ब्राउट इन
अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्ता दा। लेकिन ये सब कुछ कंफर्म होने के बाद में उनकी काफी पब्लिसिटी हुई कि ऑफ कोर्स कॉमेट का नाम दत्ता रखा गया, दैट मीन्स कि दत्ता कौन है, किसने ये डिस्कवर किया है, तो ऑफ कोर्स वो इंसान जो है वो काफी पॉपुलर तो होगा ही। और ये चीज उन्हें अच्छी नहीं लगी, वेलकम मतलब अनवेलकम लगी उनको। इंट्रोवर्ट दत्ता दा मतलब दत्ता दा को काफी लोगों से मिलना जुलना, पब्लिसिटी टाइप की ऐसी चीजें उन्हें पसंद थी नहीं, वो अकेले टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करते थे। देयर वर न्यूमरस रिसेप्शंस एंड फंक्शंस टू अटेंड। अब बहुत सारे रिसेप्शंस फंक्शंस हो गए जहां पे दत्ता दा को जाना होता था, क्योंकि अब वो फेमस हो चुके थे। Returning from one such ceremony, Dattadar muttered to himself in disgust, I almost wish I had not discovered this comet. और इसी तरीके की एक सेरेमनी से आने के बाद में दत्तादा ने ये कहा कि ऐसा, इससे अच्छा तो ये होता कि मैंने ये कॉमेट डिस्कवर ही नहीं किया होता। दैट मीन्स कि वो नहीं चाहते थे कि ये डिस्कवर होता, ताकि अब उनको काफी फंक्शंस वगैरह में जाना पड़ता है, सेरेमनीज में जाना पड़ता है जो उन्हें पसंद नहीं है। तो वो ये डिस्गस्ट में ये कहते हैं कि इससे अच्छा तो मैंने ये कॉमेट डिस्कवर ही नहीं किया होता। टू ही सरप्राइज इंद्रानी देवी एग्रीड, आई विश द सेम दो नॉट फॉर द सेम रीजन। उनको तब और भी सरप्राइज हुआ क्योंकि इंद्रानी देवी भी ये नहीं चाहती थी, इस बात पे एग्री किया कि अच्छा होता कि आपने ये कॉमेट डिस्कवर नहीं किया हुआ होता। लेकिन इंद्रानी देवी का रीजन कुछ और था। जैसे उनको जो था वो फंक्शंस और सेरेमनीज में जाना पसंद नहीं था, इंट्रोवर्ट थे, इसलिए उन्होंने मना किया था। लेकिन इंद्रानी देवी का रीजन कुछ और था कि तुम अच्छा होता कि तुमने कॉमेट नहीं डिस्कवर किया होता। उसके लिए क्या था रीजन? मे आई आस्क व्हाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट, दत्तादा आस्क्ड। दत्तादा ने पूछा कि तुम क्यों नहीं चाहती थी कि मैं ये जो कॉमेट है वो डिस्कवर नहीं करता। ये चीज दत्तादा पूछते हैं। कॉमेट्स ब्रिंग इल लक। तो इंद्रानी देवी क्या कहती है कि कॉमेट्स जो है वो इल लक को लेकर आते हैं, मतलब बुरी चीजों को लेकर आते हैं, बैड लक को लेकर आते हैं। एंड आई विश अ गुड मैन लाइक यू वर नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वन, इंद्रानी देवी सैड विद कंसर्न। और इंद्रानी देवी कंसर्न के साथ में कहती है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसे एक अच्छे इंसान का नाम ऐसी डिस्कवरी के साथ जुड़े, ऐसे जो डिस्कवरी बैड लक लेकर आती है। दत्तादा लाफ्ड एंड आई सी दैट इवन ए एमए डिग्री हैड नॉट क्योर्ड यू ऑफ योर सुपरस्टिशंस। दत्तादा हंसते हैं और फिर कहते हैं कि एमए की डिग्री ने भी तुम्हें मतलब सुपरस्टिशन से बाहर नहीं निकाला, मतलब एमए करने के बाद में भी तुम ऐसी बातें करती हो। देयर इज नो कोरिलेशन व्हाटसोएवर विद द अराइवल ऑफ ए कॉमेट एंड द कैलेमिटीज ऑफ द अर्थ। उन्होंने कहा कि इन दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है। कोई कॉमेट अगर अराइव होता है और अर्थ के ऊपर कोई कैलेमिटीज आती हैं, दैट मीन्स डिजास्टर या मिसफॉर्चून, तो इन दोनों में कोई सिमिलरिटीज नहीं है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी कॉमेट्स हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीज एंड देयर कंपोजिशन इज वेल अंडरस्टूड। क्योंकि कॉमेट्स जो होते हैं वो साइंटिफिकली स्टडीड होते हैं, किस तरीके से वो आते हैं, कैसे उनको वो मतलब कोई पाथ होता है, हो सकता है आपसे कोलाइड करें, हो सकता है नहीं हो, उनका हर एक चीज का रीजन होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अर्थ पे कॉमेट्स जो होते हैं वो मिसफॉर्चून लेकर आते हैं। दिस इज नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, और कुछ भी हार्मफुल नहीं होता है। वेल यू विल सून सी दिस कॉमेट ऑफ माइन पास हार्मलेसली बाय कॉजिंग नो एंजाइटी टू एनीबडी। और वो ये कहते हैं कि देखना तुमने ये जो मैंने ढूंढा है ना कॉमेट, ये पास हो जाएगा, मतलब प्लेनेट के आसपास से निकल जाएगा, स्पेशली अर्थ के पास से हार्मलेसली, मतलब कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन दिस लास्ट कमेंट हाउएवर दत्तादा वाज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट। ये जो लास्ट सेंटेंस था जिसमें वो कहते हैं कि कॉमेट बिना किसी को परेशान किए, बिना किसी को एंजाइटी दिए हुए ये यहाँ से निकल जाएगा हमारे प्लेनेट के पास से, इस चीज में सच्चाई नहीं थी, मतलब एग्जैक्टली राइट नहीं था ये स्टेटमेंट। बाकी चीजें थी कि हाँ सुपरस्टिशन रखना गलत चीज होती है, लेकिन अब क्या होने वाला था वो देखते हैं इस कॉमेट पार्ट फर्स्ट के सेकंड पार्ट में, चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट राइट अ पेपर बेस्ड ऑन दत्तादास डिस्कवरी। एक दत्तादा की डिस्कवरी पे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जो है वो राइट्स अ पेपर, ही राइट्स अ पेपर। He and the defense science advisor has a tete over an impending calamity. अब एक डिफेंस साइंस एडवाइजर है और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, ओके।
तो एक साइंटिस्ट और डिफेंस साइंस एडवाइजर के बीच में बातें होंगी, टेटे टेटे, मतलब वो मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि प्राइवेट टॉक इस चीज के ऊपर होने वाली है कि जो कॉमेट आ रहा है अर्थ की तरफ। कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स माइट यील्ड क्लू टू द कॉमिक पजल, और इस तरीके से उनके लिए एक कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी और क्या क्या करेंगे वो हम सब चैप्टर में देखेंगे। तो अच्छे से हम चैप्टर को देख लेते हैं। इन द स्पेशियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज द बटलर विस्फर्ड डिफरेंशियली इन द प्रोवोस्ट ईयर एंड हैंडेड हिम एन एनवेलप ऑन ए सिल्वर ट्रे। अब क्या होता है, एक स्पेसिस मतलब काफी बड़ा डाइनिंग हॉल होता है किंग्स कॉलेज का, ओके, एट कैम्ब्रिज। तो जो बटलर होता है वो क्या करता है, जो खाना बनाता है वो धीरे से विस्पर करता है प्रोवोस्ट के कानों में, जो मतलब वहां पर जो हेड है, जो मेन है, जो पर्सन, उसके कानों में कुछ कहता है और उसे एक एनवेलप जो है वो सिल्वर ट्रे में डालकर देता है। तो उस सिल्वर ट्रे में जो एनवेलप है उसमें क्या है और वो बटलर उसे क्या कह रहा है, वो सब हम देखेंगे कि क्या करने जा रहे हैं वो, और वो सारा कुछ होगा इस कॉमेट के रिगार्डिंग ही। तो उस प्रोवोस्ट को देते हुए क्या कह रहे हैं कि वो ट्रे में रख के जो वहां का जो मेन पर्सन है उसको, देन जिसे हम अध्यक्ष भी कह सकते हैं, द प्रोवोस्ट बैकॉन्ड जेम्स एंड पास्ड ऑन द एनवेलप सेइंग इट सीम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन योर रूम। और उसके बाद में जो वो प्रधान होता है जिसको वो दिया जाता है वो लेटर ट्रे में डालकर, वो जेम्स की तरफ देखते हैं, ओके, और जेम्स की तरफ देख के क्या कहते हैं कि इस तरीके से वो एनवेलप को पास करते हुए और उसके बाद में इस तरीके से कह रहे हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द रूम में कोई अर्जेंट काम के लिए जाना चाहिए। तो जैसे वो बुला रहे हो किसी काम के लिए उनको एक प्राइवेट रूम में। As he made his way towards the beautiful building, James opened the envelope. It contained a brief note. तो वो जो एनवेलप उनको दिया था उसे लेते हुए और वो जैसे ही बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे, ब्यूटीफुल बिल्डिंग की तरफ, तो जेम्स जो थे, क्योंकि अब वो प्रोवोस्ट ने वो जो लेटर था, जो वो एनवेलप था, वो जेम्स को दे दिया। अब जेम्स जो है वो उसे खोल रहे हैं और उसके अंदर एक ब्रीफ नोट है। तो जेम्स ये जो नोट है वो देख रहे हैं, डियर डॉक्टर फोर्सिथ, मतलब जो जेम्स है उसका पूरा नाम जेम्स फोर्सिथ है। तो जेम्स फोर्सिथ के लिए वो लेटर लिखा हुआ है, तो वो पढ़ रहे हैं। द बियरर ऑफ दिस नोट हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन लंडन टुनाइट। वो जो भेजने वाला है वो ये कहता है कि तुम्हें आज रात को हमारी लंदन की ऑफिस में आना होगा, और उस बियरर के साथ में जो मतलब जो साथ में ये लेटर लेकर आया है, प्लीज कम विदाउट डिले, और बिना डिले किए हुए आना। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन, और मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट्स भी कर दूंगा जो रात को तुम कहाँ पर लंदन में रुकोगे। आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू एंड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। अब ये कहते हैं कि मैं इनकन्वीनियंस के लिए तो काफी सॉरी करता हूँ, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, रिग्रेट करता हूँ, लेकिन किसी को भी नहीं बताना है इस विजिट के बारे में, ये विजिट बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। तो यहाँ पर जेम्स फोर्सिथ को ये लेटर लिखा हुआ है और जो कोई इसे लंदन में बुला रहे हैं, और लंदन में ये जो मीटिंग होगी बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, किसी से शेयर नहीं करनी है। बिलीव मी इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, और मुझ में विश्वास रखो कि ये बहुत ही एसेंशियल मीटिंग है। योर सिंसियरली जॉन मैकफर्सन। और ये जो लेटर लिखने वाला था वो था जॉन मैकफर्सन, ओके। तो ये दोनों कैरेक्टर आप ध्यान में रखेंगे, जेम्स फोर्सिथ जिसको हम जेम्स कहेंगे इसमें, और एक है जॉन मैकफर्सन, ओके, जिसने ये लेटर भेजा है, जॉन मैकफर्सन, ओके। द सिग्नेचर कैरिड द डेजिग्नेशन अंडरनीथ डिफेंस साइंस एडवाइजर हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट। और इसके नीचे, इसके नाम के नीचे इसकी डेजिग्नेशन भी लिखी हुई थी कि डिफेंस साइंस एडवाइजर। तो मतलब दूसरा जो पर्सन है वो कौन है, साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट, ओके। तो जेम्स एक साइंटिस्ट है, इसको डिफेंस साइंस एडवाइजर का लेटर आया है जो कि जॉन है, ओके, जॉन ने भेजा है। जॉन डिफेंस साइंस एडवाइजर है और जेम्स जो है एक साइंटिस्ट है, उसके पास वो लेटर भेजा है। अब जो जेम्स है वो वहां पर जाने वाले हैं जॉन से मिलने, ओके। ये हमारी हेडलाइन में दिया हुआ था। अब क्या होता है आगे देखते हैं। ए बॉलर हेटेड मैड नियर द मेंटल पीस ग्रीटेड हिम एज जेम्स एंटर्ड हिज सिटिंग रूम।
अब यहाँ पर जैसे ही वो जाते हैं जहाँ पे फायर प्लेस होता है, वहां पर एक बॉलर हेडेड मैन है, मतलब गोल गोल टोपी का पहने हुए एक आदमी होता है। वो जेम्स को ग्रीट करता है और उसके बाद में जैसे ही मतलब वो सिटिंग रूम में एंटर करते हैं, आई एम जॉनसन सर, सिक्योरिटी ऑफिसर एट व्हाइट हॉल। अब वो पर्सन क्या कहता है जेम्स को कि मैं जॉनसन हूँ, इसका भी नाम ध्यान में रखेंगे, ये सिक्योरिटी ऑफिसर है व्हाइट हॉल पे। ओके, तो ये ही इनको लेकर जाएंगे, जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं जिनका नाम जॉनसन है, इनके साथ में जेम्स जाएंगे। ही शॉट हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड कंटिन्यूड, आई प्रिज्यूम यू नो व्हाई आई एम हियर सर। तो वो ये कहते हैं अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हुए कि मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। दैट मीन्स कि आपको ये जो लेटर मिला है इसमें सब कुछ है और आपको क्या करना है वो आप समझ गए हैं, और मैं वही पर्सन हूँ जिसके साथ आपको जाना है। तो वो जो सिक्योरिटी ऑफिसर है वो है जॉनसन। ओके, टू द एक्सटेंट दिस इज कन्वेन इन दिस नोट, रिप्लाइड जेम्स। तो जेम्स ने कहा हाँ कि मतलब जो इस नोट में लिखा हुआ है वो तो वो समझ ही गए थे। ही न्यू दैट इट वुड बी यूजलेस टू आस्क जॉनसन फॉर फर्दर डिटेल, आई वॉन्ट टेक लॉन्ग। तो उसके बाद में ये तो एकदम बेवकूफों से बात थी कि वो जॉनसन से पूछते हैं फर्दर डिटेल्स के बारे में। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। जॉनसन फोर्ड कॉर्टिना ब्राउट them to Whitehall in less than 90 minutes। और जॉनसन की जो फोर्ड कॉर्टिना थी, दैट मीन्स एक गाड़ी का नाम है ये, फोर्डिना कॉर्ट। तो जॉनसन ने वो जो गाड़ी थी वो 90 मिनट के अंदर अंदर व्हाइट हॉल पे पहुंचा दिया। जॉनसन जो है वो व्हाइट हॉल का सिक्योरिटी ऑफिसर है जिसने जेम्स को 90 मिनट्स के अंदर वहां पर पहुंचा दिया। इट टुक देम अनदर 10 मिनट्स टू रीच द चैम्बर ऑफ सर जॉन मैकफर्सन। और आगे उनको 10 मिनट और लगे जहां पर उनका सर जॉन मैकफर्सन का चैम्बर होता है वहां तक पहुंचने में। हैविंग इंट्रोड्यूस जेम्स टू सर जॉन, द क्वाइट बट एफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट। अब जो था उन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस कराने के बाद में जो जॉनसन था, जो सिक्योरिटी ऑफिस था, वो स्लिप्ड आउट का मतलब बाहर निकल जाता है। काफी क्वाइट और एफिशिएंट होता है, अपने काम में काफी अच्छा और समझदार इंसान होगा और साइलेंट। तो अब एक प्राइवेट मीटिंग होने वाली है जॉन और जेम्स के बीच में, जॉन मैकफर्सन और जेम्स फोर्सिथ के बीच में, और जॉनसन है सिक्योरिटी ऑफिसर, वो जा चुका है। डॉक्टर फोर्सिथ, माई अपोलॉजीज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑन योर टाइम। सर जॉन एडवांस विद आउटस्ट्रेच आर्म्स। तो अपने आर्म्स वगैरह आउटस्ट्रेच आर्म्स से वो ये क्या कहते हैं डॉक्टर फोर्सिथ को, मतलब जेम्स फोर्सिथ को, कि मैं अप्लाइज करता हूँ इस चीज के लिए कि मैंने आपको इस टाइम पे यहाँ पे बुलाया। टू अवॉइड एनी फर्दर डिले आई विल कम टू द पॉइंट राइट अवे। सर जॉन हैंडेड हिम अ टाइप स्क्रिप्ट। और उसके बाद में वो कहते हैं कि फर्दर डिले ना करते हुए मैं सीधा काम की बात पे आता हूँ। सर जॉन जो है वो टाइप स्क्रिप्ट उनको देते हैं जेम्स को। वाई इट इज माई पेपर टू नेचर। तो वो कहते हैं जेम्स जो है वो ये कहते हैं ये तो मेरा ही पेपर है जो कि मैंने नेचर को दिया था, तो ये मुझे वापस क्यों मिल रहा है। तो नेचर एक मतलब पब्लिशिंग हाउस है, पब्लिश करने के लिए दिया था, तो वो कहते हैं कि ये तो मैंने नेचर को दिया था। हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। जेम्स वो सरप्राइज्ड एंड सम व्हाट अनईजी। जेम्स ने कहा ये तो मैंने नेचर को दिया था, तो तुम्हारे पास ये ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ से आई, और मतलब ये सब क्या हो रहा है। वो काफी सरप्राइज्ड थे। सर जॉन सॉ हिज एंजाइटी एंड कंटिन्यूड, टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो मतलब ये जो नेचर का जो एडिटर है टेलर नाम का, वो उसका वो कहता है कि वो मेरा फ्रेंड है। सर जॉन कह रहा है ये बात और एंजाइटी के साथ में कह रहा है। तो ये जेम्स का लिखा हुआ था कोई मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, और वो उन्होंने नेचर को टाइप करने के लिए, छपने के लिए दिया था, पब्लिश करने के लिए कोई चीज दी थी, जो कि अब जॉन के पास में है, और जॉन जो है वो उन्हीं को दिखा रहे हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, और जॉन को उनके फ्रेंड टेलर ने दी थी जो कि नेचर का एडिटर है, एडिटर ऑफ नेचर। ओके, I had asked nature to publish it without delay since it is very important. James looked puzzled। और जेम्स ये कहता है कि ये तो मैंने नेचर में पब्लिश करने के लिए दी थी, जो ये मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये तुम्हारे पास कैसे पहुंची। आई एग्री दैट इज इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट दैट इज मस्ट नेवर बी पब्लिश, दैट इज इफ वॉट यू से इज करेक्ट। सर जॉन लिट इज पाइप। अब ये कह रहे हैं कि हाँ मैं ये मानता हूं कि ये जो तुमने मैन्यूस्क्रिप्ट जो तैयार की थी ये इम्पोर्टेंट है, मैं तो कह रहा हूं ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि इससे कभी पब्लिश करवाना ही नहीं चाहिए था। मतलब वो समझ नहीं रहे थे कुछ कि मतलब दैट इज
इफ वॉट यू से इज करेक्ट, कि जो तुमने इस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है अगर ये सही है तो इसे पब्लिश ही नहीं करवाना चाहिए था। ऐसी बात सर जॉन ने कही और उसने साथ में फिर सिगार जलाया, lit his pipe. James would never have tolerated aspirations on the accuracy of his work or the implied order that it must be suppressed. क्योंकि जेम्स जो था काफी अनुभवी थे, साइंटिस्ट थे, तो उनकी एक्यूरेसी जो थी वो काफी थी अपने काम में, तो ये चीज तो दबाई जा नहीं सकती थी कि उनके ये जो मैन्युस्क्रिप्ट में ये जो लिखा हुआ था वो सच था। बट ही न्यू सर जॉन टू बी रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट एंड वाज विलिंग टू हियर हिम आउट। पर यहाँ पर जो सर जॉन थे वो उनको सुनना चाहते थे, और सर जॉन थे वो चाहते थे कि वो उसमें क्या लिखा हुआ है वो करेक्ट है तो आगे क्या करना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेड, जेम्स जो है वो काफी रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं और वो उनसे सुनना चाहते हैं। बट ही न्यू सर जॉन टू बी ए रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट एंड वाज विलिंग टू हियर हिम आउट। प्लीज डू यू misunderstand me, Dr. Forsyth. I met Taylor today at lunch in the club where he showed me your paper. I still retain enough interest in astronomy, you know, and he asked for my opinion before sending it to the professional referee. I immediately realized that your result has profound implication if it is correct. तो वो क्या कहते हैं कि देखिए डॉक्टर फोर्सिथ, ये मुझे मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए, ये मुझे टेलर से मिला है, टेलर जो कि नेचर का एडिटर है, उससे मिला है लंच टाइम में। वो मेरे को ये पेपर दिखाते हैं, फिर मैं ये देखता हूँ कि एस्ट्रोनॉमी, आई स्टिल रिटेन इनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, कि मेरा है एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट, लेकिन मुझे जो आपने ये लिखा है अगर ये बिल्कुल करेक्ट है तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे अगर ये सही है तो, कि जो आपने ये लिखा है। तो उन्होंने एक कॉमेट के बारे में लिखा था उसमें, और क्या लिखा हुआ है कि ये जो उस चीज से वो कह रहे थे कि इसका जो हार्श जो रिजल्ट होगा, रिमार्क्स होंगे, तो वो क्या होंगे इसमें जो जो आपने लिखा हुआ है, तो वो ये चीज जानना चाह रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, लेट मी अश्योर यू सर जॉन दैट इट इज करेक्ट। तो जेम्स क्या कहते हैं कि हाँ, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो इसमें मैंने लिखा है वो बिल्कुल सही है। आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट, जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर। और वो कहते हैं कि मैं पूरी रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए, मतलब वो गलत कैसे लिख सकते थे, वो एक इतने अच्छे साइंटिस्ट थे। डू यू रियलाइज दैट what will happen if comet Datta collide with the earth as you predict it will? और फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि कॉमेट दत्ता अगर अर्थ से कोलाइड कर गया तो क्या होगा। ये बात जॉन कह रहे हैं कि अगर जैसा कि तुमने प्रेडिक्ट किया है, क्योंकि जेम्स ने उस लेटर में ये प्रेडिक्ट किया था कि कॉमेट दत्ता जो है वो अर्थ से कोलाइड होने वाला है, और ये चीज उसने पब्लिश करने के लिए दी थी। दैट मीन्स कि अगर ये चीज करेक्ट है तो ये क्या इम्पैक्ट डाल सकती है सोसाइटी पे, मतलब सारे लोग घबरा जाएंगे, तो ये चीज तो पब्लिश होनी नहीं चाहिए ना अगर ये करेक्ट है तो। द इफेक्ट्स विल बी ट्रास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है कि बहुत खतरनाक होंगे जो रिजल्ट होंगे, इफेक्ट जो होंगे। दैट इज वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माई कैलकुलेशन। इसलिए मैंने वापस से एक्स्ट्रा केयर करते हुए पूरे कैलकुलेशन वापस से देखी। बेरिंग रेयर सर्कमस्टेंसेज द कॉलिजन इज इनएविटेबल, कि मतलब जो सारी सर्कमस्टेंसेज को देखते हुए, कैलकुलेशंस को देखते हुए ये जो कॉलिजन है इसे रोका नहीं जा सकता, मतलब ये अर्थ से कोलाइड करेगा। जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट, और ये चीज में जेम्स एकदम कॉन्फिडेंट थे कि वो एकदम सही हैं। बट सर जॉन पिक्ड आउट द वन क्वालिफाइंग फ्रेज, व्हाट आर दोज रेयर सर्कमस्टेंसेज। तो अब जो जॉन है वो ऐसे कहते हैं कि वो कौन से सर्कमस्टेंसेज है, मतलब कुछ ऐसे रेयर सर्कमस्टेंसेज को छोड़कर ये जो कॉलिजन होकर ही रहेगा, जैसा कि जेम्स ने कहा था। तो जॉन ये पूछ रहे हैं कि वो कौन से रेयर सर्कमस्टेंसेज है, मतलब वो कॉलिजन कैसे रोक सकते हैं। Well, it might collide with some asteroid before reaching here, or it might just split up when near the sun, or it might evaporate. वो अब यहाँ पे रास्ते बताते हैं कि अगर वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेज कौन सी हैं, अगर ये टकरा या नहीं तो मतलब किस वजह से नहीं टकराएगा। तो वो कहते हैं या तो ये किसी एस्टेरॉयड से टकरा जाए, एस्टेरॉयड से टकरा जाएगा तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। एक चीज तो उनको ये वो बताते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से, अदरवाइज
ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? सबसे पहले हम एस्टेरॉयड की बात कर लेते हैं। एस्टेरॉयड क्या होता है? एस्टेरॉयड भी एक वो होता है, मतलब एक ग्रह, छोटा तारा होता है, जिसे हम स्मॉल स्टार कह सकते हैं। डस्ट से बना हुआ होता है, गैसेस एंड डस्ट से। अगर वो उससे टकरा जाता है तो वो खत्म हो जाएगा जो कॉमेट है। अदरवाइज वो सन के इतना पास में आ जाए कि वो इवेपरेट हो जाए, मतलब या फिर वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो अर्थ से कोलाइड होने से बचाया जा सकता है। बट वन कांट काउंट ऑन दिस fortuitous circumstances. We have to proceed on the assumption that comet Datta will collide with the earth. लेकिन ये चीजें तो मतलब ये हैं कि हो सकते भी हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इन सब चीजों को, इन सर्कमस्टेंसेज को लेकर तो हम आगे नहीं चल सकते ना। हम तो इस अजम्पशन से आगे बढ़ सकते हैं कि अगर कॉमेट दत्ता अगर अर्थ से टकराएगा तो क्या होगा और उसे किस तरीके से रोका जा सकता है। कि Then cometary collisions are expected to occur once in 10 million years. और इस तरीके की जो चीज होती हैं वो 10 मिलियन ईयर्स में ऐसी एक्सपेक्ट की जाती हैं, ऐसे कॉमेट्री जो कॉलिजन्स होते हैं। लेकिन अब क्या किया जाए कॉमेट दत्ता के साथ में कि वो अर्थ से कॉलिजन ना करे। बट नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट वन विल अकर इन ए ईयर। और हमें ये पता था कि अब जो हम देख रहे हैं कॉमेट दत्ता, ये पास में आता जाएगा धीरे धीरे, और 1 साल के अंदर मतलब वो सिचुएशन बनने वाली है कि वो अर्थ से कोलाइड कर सकता है। 10 months टू बी प्रिसाइज, इंटरजेक्टेड जेम्स प्रेस क्या कह रहे हैं कि 10 मंथ्स जो है वो काफी शॉर्ट टाइम है कि उन्हें कुछ भी करना है वो उसके अंदर अंदर करना पड़ेगा। ओके, तो वो एकदम मतलब एकदम सटीक बताते हैं कि एकदम सही है कि 10 महीने के अंदर वो अर्थ के एकदम करीब आ जाएगा जो कॉमेट है। Thank you for your correction. Do you realize that we have only 10 months of survival left on the entire living species on the earth? वो कहते हैं 1 साल में ही कोलाइड करेगा, लेकिन डॉक्टर जेम्स जो हैं, जेम्स फोर्सिथ जो हैं, वो इस चीज को करेक्ट करते हैं कि नहीं 1 साल में नहीं 10 महीने में ही वो कोलाइड कर लेगा। तो वो कहते हैं कि थैंक यू आपकी करेक्शन के लिए, लेकिन आप ये सोचो कि 10 महीने में सारी जो अर्थ है वो खत्म हो जाएगी, सारी उसकी अर्थ की जो एंटायर लिविंग स्पीसीज हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस? और क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें ये सब कुछ रोकना चाहिए, कुछ रोकने के लिए कुछ करना चाहिए? देन ए फ्लीटिंग स्माइल क्रॉस जेम्स फेस। उसके बाद में एक जो उनके फेस पे स्माइल आती है जेम्स के फेस पे। जस्ट लाइक ए सिविल सर्वेंट, एज इफ वी आर फेसिंग हियर ए माइनर ब्रेकडाउन ऑफ law or order, he thought of himself aloud. He said, how many, I ask, can we prevent this natural catastrophe? तो वो कहते हैं कि मतलब अगर हम सिविल सर्वेंट हैं, जस्ट लाइक वी आर सिविल सर्वेंट, तो कुछ मतलब कुछ माइनर से ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे लॉ एंड ऑर्डर इसे बचाने के लिए, और इस नेचुरल कैटास्ट्रॉफ को बचाने के लिए। तो वो ऐसे कहते हैं कि कितने सारे मतलब लॉ और ऑर्डर जो है उनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, कि मतलब कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ एक्शंस लेने होंगे। आई डोंट नो बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई। कि मेरे पास मुझे नहीं पता कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर इससे ब्रेक डाउन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हमें कुछ ट्राई करना पड़ेगा। आई थिंक वी नीड मोर देन 2 ब्रेन्स टू हैंडल दिस सिचुएशन। और वो ये भी कहते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि हमें 2 दिमाग से ज्यादा की जरूरत है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। दैट मीन्स जॉन ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे और डॉक्टर जेम्स फोर्सिथ को कह रहे हैं कि आपके अलावा भी हमें और लोगों की जरूरत है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इट इज एसेंशियल टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू थिंक ऑफ ए काउंटर मेजर एंड ऑफ कोर्स इन टोटल सीक्रेसी। वो क्या कहते हैं कि एक अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी एक्सपर्ट्स की, और मतलब पूरे वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स की, और ये सारा कुछ होना चाहिए टोटल सीक्रेसी में। ओके, मतलब पूरा हम सीक्रेट रखेंगे। थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड इफ दिस ड्रेडफुल न्यूज लीक्स आउट। क्योंकि आप ये सोचो कि कितना पैनिक हो जाएगा पूरा जो वर्ल्ड है अगर ये जो न्यूज है, ये ऐसी दुखद जो न्यूज है, तो ये ऐसी डेंजरस न्यूज अगर लीक आउट हो गई तो क्या होगा? सर जॉन ग्लैंस्ड एज द मैन्युस्क्रिप्ट इन द जेम्स हैंड। और ये जॉन जो है वो उस मैन्युस्क्रिप्ट की तरफ देख रहे हैं जो कि अब जेम्स के हैंड में है। तो ये इस तरीके से वो काफी सीरियस है। माई सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ सर जॉन, जेम्स सेड। तो जेम अब डॉक्टर यहाँ पर सर
जॉन को जेम्स फोर्सिथ क्या कह रहे हैं कि लेकिन मेरा इस पेपर को दबा लेना, मतलब पब्लिश नहीं करने देना, कोई सच्चाई छुपा नहीं पाएगा. देयर आर अदर्स हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर. क्योंकि और भी लोग हैं जो धीरे धीरे इसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कुछ टाइम में ये कॉमेट जो है वो अर्थ से टकराएगा. ये हो ना हो आज या कल में कोई ना कोई और भी किसी को ये चीज पता चलेगी और इतना पास में आएगा, अदर लोग भी फाइंड आउट कर लेंगे ये चीज. देन नो, डू नॉट सप्रेस इट बट टोन इट डाउन. अब क्या कह रहे हैं कि इसको प्रेस मत करो, लेकिन टोन इट डाउन का मतलब कि इसका जो मतलब एकदम से आपने खुले शब्दों में ये चीज कही है तो इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश करो ताकि लोग पैनिक ना हो ये न्यूज सुनकर. एड मैनी इफ्स एंड बट्स टू मेक योर कंक्लूजन अपीयर नॉट सो सर्टेन. इट विल exert all my influence with friends in other countries to make them exercise a familiar restraint for a while. वो कहते हैं कि हाँ हम सच्चाई छुपा नहीं पाएंगे और कोई इस चीज को खोल देगा कि ये जो कॉमेट है वो कोलाइड होने वाला है अर्थ से, लेकिन कुछ इफ एंड बट्स डाल दो ना अपनी जो रिपोर्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट है, इसमें कुछ इफ एंड बट इस तरीके से डालो कि इस तरीके का भयानक चीज ना नजर आकर कुछ चीजें मतलब थोड़ी सी ठीक ठाक सी नजर आए ताकि लोग ज्यादा पैनिक नहीं हो. फॉर हाउ लॉन्ग, कि कितने टाइम तक हम ये सब कुछ रोक के रख सकते हैं और मतलब कितने टाइम तक हम छुपा के रख सकते हैं. अंटिल दिस रैश्ड कॉमेट इज सेफली आउट ऑफ द वे, कि जब तक कि ये जो कॉमेट है ये सेफली अपने रास्ते से नहीं चला जाता, मतलब बिना कोलाइड किए हुए. लेट अस स्पेंड सम टाइम नाउ टू प्लान द डिटेल्स ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. शैल वी कॉल इट इन वीक्स टाइम हियर. तो फिर वो क्या कह रहे हैं, जॉन क्या कह रहे हैं, जॉन मैकफर्शन, कि क्या हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं, मतलब वर्ल्ड के जो और भी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनको बुला सकते हैं एक वीक के अंदर अंदर. अ वीक टू प्लान सच एन इम्पोर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स. जेम्स थॉट इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क बट सर जॉन डिसएग्रीड एंड बिगेन टू स्पेल आउट डिटेल्स. अब क्या कहते हैं कि जेम्स फोर्सिथ को ये चीज बिलीव नहीं होती है कि ये एक वीक के अंदर मतलब पूरे वर्ल्ड से जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे. तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को एक वीक में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाना ये जेम्स के लिए तो इम्पॉसिबल था, लेकिन सर जॉन जो हैं वो इस चीज पे डिसएग्री करते हैं और डिटेल्स को लिखना स्टार्ट कर देते हैं. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestions in comment section. So thank you.